नमस्कार दोस्तों हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें लिवर में सूजन और लालिमा आ जाती है और इस रोग को सामान्य भाषा में लिवर में सूजन भी कहा जाता है। लिवर शरीर में सबसे बड़े आकार का अंग होता है। ये भोजन पचाने, ऊर्जा को एकत्रित करने और विषाक्त पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है। कई प्रकार के रोग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि दवाएं, शराब, केमिकल्स और अन्य स्वप्रतिरक्षित रोग वगैरह लीवर में सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं। हेपेटाइटिस से ग्रस्त कुछ लोगों में किसी प्रकार के लक्षण विकसित नहीं होते और कुछ लोगों को बुखार, मतली और उल्टी, पेट में दर्द और त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ जाना वगैरह जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। यदि हेपेटाइटिस लंबे समय तक रहता है, इससे लिवर में स्कार टिश्यूज पैदा होना, लिवर का काम करना बंद कर देना या लिवर कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। दोस्तों, इस रोग का निदान करने के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों की जांच करते हैं और आपसे आपकी पुरानी मेडिकल स्थिति के बारे में पूछते हैं और आपके खून की जांच करते हैं। परीक्षण के दौरान सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, लिवर बायोप्सी यानी कि लिवर के मांस से छोटा सा टुकड़ा सैंपल के लिए निकालना और अल्ट्रासाउंड करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। शराब छोड़कर और सुरक्षित सेक्स के तरीके अपनाकर तथा यात्रा के दौरान नियमित रूप से हाथ धोकर हेपेटाइटिस से बचाव किया जा सकता है और इसके साथ ही समय पर टीकाकरण किया जाना भी बेहद जरूरी है। इलाज के प्रकार का चयन आपके हेपेटाइटिस रोग के प्रकार के अनुसार किया जाता है। हेपेटाइटिस के उपचार के दौरान मरीज को खूब आराम करने, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने और अच्छा पोषण प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज एंटीवायरल दवाओं के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, बात की जाए कि हेपेटाइटिस क्या होता है, तो लिवर में सूजन, जलन और लालिमा पैदा करने वाली स्थिति को हेपेटाइटिस कहा जाता है और हेपेटाइटिस आमतौर पर लिवर में इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप या फिर अत्यधिक मात्रा में शराब पीने के कारण होता है। दोस्तों, बात की जाए कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है, तो हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए, बी और सी इनमें से सबसे आम प्रकार के होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हेपेटाइटिस होने पर कौन से लक्षण होने लगते हैं। तो हेपेटाइटिस चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, उससे विकसित होने वाले लक्षण और संकेत एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस के लक्षण हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं और समय के साथ साथ बदल भी सकते हैं। इस रोग में होने वाले कुछ सबसे सामान्य लक्षण और संकेतों की बात करें तो उसमें है त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाना यानी कि पीलिया, और ये रोग मुख्य रूप से ये संकेत देता है कि आपका लिवर क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा दिन असाधारण सी थकावट महसूस होना, खुद को स्वस्थ महसूस ना कर पाना, थकान, जी मिचलाना, गहरे रंग का पेशाब आना, पीले या फिर ग्रे रंग का मल आना, त्वचा में खुजली होना, पेट में दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना। क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालिक हेपेटाइटिस में अक्सर तब तक किसी प्रकार के लक्षण महसूस नहीं होते जब तक मरीज का लिवर पूरी तरह से काम करना बंद नहीं कर देता, और इस स्थिति को लिवर खराब होना यानी कि लिवर फेलियर भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि हेपेटाइटिस गंभीर रूप से हो जाता है तो इससे पेट में द्रव जमा होने लगता है और मानसिक रूप से भ्रम होने जैसी समस्याएं होने लगती है। और बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं जैसे कि अत्यधिक खुजली होना, पेट के आसपास के क्षेत्र में दर्द, सूजन या पेट में फुलाव महसूस होना, मूड में बदलाव होना या उलझन महसूस होना, उल्टी के साथ खून आना या फिर मल में खून आना या गहरे रंग का मल आना, तो इस ऐसे लक्षण होने पर आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हेपेटाइटिस होने के कारण क्या है, ये क्यों होता है। तो सबसे पहले बात की जाए इसके संक्रामक कारणों की यानी कि वायरल हेपेटाइटिस की। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस ए फैलाने वाला वायरस आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के मल में पाया जाता है और ये स्वस्थ व्यक्तियों में दूषित पानी पीने या फिर दूषित भोजन खाने से फैलता है। कुछ प्रकार के असुरक्षित सेक्स के तरीके भी हेपेटाइटिस ए का कारण बन सकते हैं। हेपेटाइटिस बी फैलाने वाले वायरस आमतौर पर संक्रमित खून, वीर्य और अन्य शारीरिक द्रवों के संपर्क में आने से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी के वायरस से संक्रमित मां से जन्म लेने वाले शिशु को भी ये इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले लेता है। इसके अलावा यदि परिवार का कोई सदस्य हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित है तो उनसे भी छोटे शिशुओं में हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। इसके अलावा दूषित खून या खून के तत्व जैसे कि प्लेटलेट वगैरह चढ़ाने से, दूषित इंजेक्शन सुई या नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने के कारण भी हेपेटाइटिस बी वायरस फैल जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस ज़्यादातर संक्रमित खून के संपर्क में आने से फैलता है। दूषित खून या खून के तत्व चढ़ाने या किसी रोग का इलाज करने के दौरान
इंजेक्शन की दूषित सुई लगाने या नशीले पदार्थों के इंजेक्शन लगाने के कारण भी हेपेटाइटिस सी वायरस फैल जाता है। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान भी हेपेटाइटिस सी वायरस फैलना संभव है, हालांकि इसकी संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होती है। हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को होता है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित होते हैं। हेपेटाइटिस बी और डी वायरस के दोहरे इन्फेक्शन के कारण ये एक गंभीर स्थिति बन जाती है, जिसके परिणाम काफ़ी बदतर होते हैं। हेपेटाइटिस ई वायरस ज़्यादातर दूषित पानी और भोजन खाने से फैलता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कुछ गैर संक्रामक कारणों की, तो सबसे पहला है शराब और अन्य विषाक्त पदार्थ। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से लिवर क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसमें सूजन तथा लालिमा आ जाती है, और इस स्थिति को कभी कभी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अल्कोहल आपके शरीर की कोशिकाओं को सीधे क्षति पहुंचाती है। हेपेटाइटिस पैदा करने वाले कुछ विषाक्त कारण जैसे कि किसी दवा को अधिक मात्रा में लेना या किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आना वगैरह। दूसरा जो दोस्तों कारण की बात की जाए स्व प्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स की, तो दोस्तों कुछ मामलों में प्रतिरक्षा प्रणाली लिवर को एक हानिकारक वस्तु समझने लग जाती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है, और इससे लिवर में लगातार सूजन और जलन बनी रहती है, जो कुछ लोगों में हल्की तो कुछ में गंभीर होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप लिवर के कार्यों में गड़बड़ होने लगती है। और बात की जाए दोस्तों कुछ अन्य कारणों की, तो उनमें है एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, लिवर में सामान्य रूप से रक्त की आपूर्ति ना होने के कारण लिवर क्षतिग्रस्त होना, या फिर लिवर में पित्त रस यानी कि बाइल के सामान्य प्रवाह में रुकावट होने के कारण लिवर क्षतिग्रस्त होना, या फिर पेट में लिवर के पास चोट लगना। और दोस्तों बात की जाए कि हेपेटाइटिस का खतरा कब बढ़ जाता है, तो दोस्तों ब्लड बैंक, डायलिसिस क्लिनिक और पैथोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने वाले डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स और अन्य स्टाफ, और साथ ही साथ मरीजों में भी हेपेटाइटिस विकसित होने के काफ़ी जोखिम होते हैं, क्योंकि उनमें दूषित खून के संपर्क में आने की संभावना ज़्यादा होती है। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोग जो एक दूसरे के साथ इंजेक्शन की सुई शेयर कर लेते हैं, उनमें हेपेटाइटिस ए और सी विकसित होने के जोखिम बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो लोग किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, उनमें भी हेपेटाइटिस होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। नाक या कान छिदवाने या फिर टैटू बनवाने से भी हेपेटाइटिस के जोखिम अत्यधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें इस्तेमाल की गई सुई पूरी तरह से रोगाणु रहित नहीं होती है। जिन लोगों के एक से अधिक यौन साथी हैं, जो लोग इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स लेते हैं, या फिर प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा में काम करने वाले, अस्पताल में काम करने वाले, दांतों के डॉक्टर और पुलिस कर्मचारियों वगैरह के लिए हेपेटाइटिस वायरस के संपर्क में आने को जो जोखिम है वो अधिक होते हैं। साथ ही साथ किडनी के रोग होना, जिनमें कि हेमोडायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, या फिर अलग अलग जगह से खून या खून के अन्य तत्व चढ़ाना। तो ये कुछ जोखिम कारक है जो हेपेटाइटिस होने का खतरा बढ़ा देते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हेपेटाइटिस की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों जिन लोगों में हेपेटाइटिस ए और बी विकसित होने के अधिक जोखिम है, उनके लिए हेपेटाइटिस का टीकाकरण उपलब्ध है। अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य विभागों में काम करने वाले लोगों में हेपेटाइटिस विकसित होने के अधिक जोखिम होते हैं। साथ ही साथ बाहरी खाना ना खाएं, जैसे कि स्ट्रीट फूड और जंक फूड वगैरह। टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति या उसके खून, मल या फिर अन्य शारीरिक द्रव के संपर्क में आते हैं, तो आपको अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। दूषित या अशुद्ध भोजन और पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। अधपका मीट, मछली और डेयरी उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए। अपनी सब्जियों को खुद अच्छे पानी में धोएं और फिर छील लें। टीकाकरण की मदद से भी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन की रोकथाम की जा सकती है। अपने टूथब्रश और रेजर किसी के साथ शेयर ना करें, और सेक्स करने के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करें, और अपने यौन साथी की पिछली सेक्सुअल स्थिति के बारे में जानें। यदि आपको लगता है कि आपका यौन साथी संक्रमित है, तो जल्द से जल्द उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हेपेटाइटिस का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस का निदान करने के दौरान डॉक्टर सबसे पहले आपकी पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में आपसे पूछेंगे, जिसकी मदद से वे हेपेटाइटिस के लिए संभावित जोखिम कारकों को निर्धारित करते हैं। हेपेटाइटिस की जांच के दौरान शारीरिक परीक्षण किया जाता है, और यदि आपके लिवर का आकार बढ़ गया है या लिवर के क्षेत्र को स्पर्श करने से दर्द महसूस हो रहा है, तो शारीरिक परीक्षण की मदद से इस स्थिति का पता लगाया जा सकता है। कुछ लोगों में क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, जो धीरे धीरे लिवर को क्षतिग्रस्त करता है, और ऐसे में कुछ सालों बाद लिवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। हेपेटाइटिस का निदान करने के लिए कुछ प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि बात की जाए लिवर बायोप्सी की, तो इस टेस्ट की मदद से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लिवर कितना क्षतिग्रस्त हुआ है और लिवर में कैंसर विकसित होने की संभावना कितनी है। उसके बाद बात की जाए
पैरासेंटेसिस की, तो इस टेस्ट में पेट में जमा द्रव में से सैंपल निकाला जाता है और फिर उसका टेस्ट किया जाता है और टेस्ट की मदद से पेट में द्रव जमा होने के कारण का पता लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अल्ट्रासाउंड की, तो इस टेस्ट में ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके पेट के अंदर के अंगों की तस्वीरें बनाई जाती है और इस टेस्ट की मदद से डॉक्टर लीवर और पेट के अंदर के अन्य अंगों को काफ़ी नज़दीकी से देख पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से कुछ जानकारियां मिल जाती है, जैसे कि पेट के अंदर द्रव जमा होना, लीवर क्षतिग्रस्त होना या लीवर का आकार बढ़ना और लीवर में ट्यूमर बनना। और दोस्तों बात की जाए लिवर फंक्शन टेस्ट की, तो इस टेस्ट की मदद से ये पता लगाया जाता है कि आपका लीवर कितनी कुशलतापूर्वक काम कर पा रहा है और इससे कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि सीरम टोटल प्रोटीन, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट, एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ये टेस्ट ये संकेत देते हैं कि आपका लीवर कितने अच्छे से काम कर पा रहा है और यदि आपका लीवर क्षतिग्रस्त होया है तो कुछ और टेस्ट है जिनकी मदद से डॉक्टर को इस बारे में पता चल जाता है, जैसे कि लीवर बायोप्सी। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लीवर के अंदर एक सुई भेजी जाती है और उसके साथ लीवर के मांस से एक छोटा टुकड़ा निकाला जाता है और इस टुकड़े की माइक्रोस्कोप के द्वारा जांच की जाती है। और बात की जाए न्यूक्लिक एसिड परीक्षण की, तो इस टेस्ट का उपयोग हेपेटाइटिस बी और सी के लिए किया जाता है और इस टेस्ट की मदद से ये पता लगाया जाता है कि लीवर में वायरस कितनी तेजी से दोबारा उत्पन्न हो रहा है, जिससे ये पता लग जाता है कि रोग कितना सक्रिय है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हेपेटाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस का इलाज हेपेटाइटिस के प्रकार और उसकी गंभीरता के आधार पर किया जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई से ग्रस्त ज़्यादातर लोग कुछ हफ्तों के बाद अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो दोस्तों बात की जाए हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए के लिए कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है। इसके इलाज के दौरान डॉक्टर मरीज को शराब और अन्य ड्रग्स वगैरह से पूरी तरह से परहेज करने की सलाह देते हैं और हेपेटाइटिस ए से ग्रस्त ज़्यादातर लोग बिना किसी परेशानी के ठीक हो जाते हैं। कुछ अन्य आत्म देखभाल के उपाय होते हैं, जैसे कि जब तक शरीर अपनी सारी ऊर्जा को वापस प्राप्त नहीं कर लेता तब तक रोज़ाना की गतिविधियों को कम करें। जैसे ही आपको अच्छा महसूस होने लगे तो आप धीरे धीरे अपनी रोज़ाना की गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। हालांकि यदि आप बीमारी से उबरने के दौरान तुरंत ही अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियां शुरू कर देते हो तो आप फिर से बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही साथ हेल्दी खाना खाएं। भले ही ऐसे खाद्य पदार्थ आपको आकर्षक ना लगे, लेकिन अच्छा पोषण प्राप्त करने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी होता है। और साथ ही साथ खूब पानी पिएं और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हेपेटाइटिस बी के इलाज की, तो यदि आपको पता है कि आप हेपेटाइटिस बी वायरस के संपर्क में आ चुके हैं और लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आपको टीका लगा हुआ है या नहीं, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। यदि इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन वायरस के संपर्क में आने के 12 घंटे के भीतर दे दिया जाए तो हेपेटाइटिस बी को बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों बात की जाए एक्यूट यानी कि तीव्र हेपेटाइटिस बी के इलाज की, तो एक्यूट यानी कि तीव्र हेपेटाइटिस बी का इलाज करने के लिए किसी विशेष प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपका शरीर इस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ रहा होता है तो डॉक्टर आपको उस समय खूब आराम करने, उचित पोषण प्राप्त करने और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने का सुझाव देते हैं। उसके बाद बात की जाए क्रॉनिक यानी कि पुराने हेपेटाइटिस बी के इलाज की, तो कुछ मरीजों में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का इलाज पैजिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा नामक दवा के साथ किया जाता है और इस इंजेक्शन को हर सप्ताह में एक बार लगातार 6 महीने तक लगाया जाता है। इलाज के लिए एंटीवायरल दवाएं जैसे कि लेमिवोडाइन, एडेफोविर और टेल्बुविडिन वगैरह का उपयोग किया जाता है और ये दवाएं लीवर में हो रही लगातार क्षति की गति को धीमा कर देती है। और यदि आपका लीवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है तो ऐसे में लीवर प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प बचता है। लीवर प्रत्यारोपण के दौरान सर्जन आपके क्षतिग्रस्त लीवर को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर नया और स्वस्थ लीवर प्रत्यारोपित कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हेपेटाइटिस सी के इलाज की, तो हेपेटाइटिस के दोनों रूप एक्यूट और क्रॉनिक का इलाज करने के लिए एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। वर्तमान में हेपेटाइटिस सी के लिए सबसे प्रभावी थेरेपी कुछ प्रकार की दवाओं का संयोजन है, जिसमें कि पैजिलेटेड इंटरफेरॉन और रिबावायरिन शामिल है। पैजिलेटेड इंटरफेरॉन को हर हफ्ते इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और रिबावायरिन को टैबलेट के रूप में दिया जाता है। एक दिन में इसकी 2 टैबलेट दी जाती है। और हेपेटाइटिस सी के कारण जिन लोगों को सिरोसिस यानी कि लीवर में स्कार टिश्यूज़ का विकसित हो जाना या फिर लीवर संबंधी अन्य कोई रोग हो गया है तो उनको लीवर प्रत्यारोपण भी करवाना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हेपेटाइटिस डी के इलाज की, तो हेपेटाइटिस डी का इलाज करने के लिए इस समय किसी प्रकार की एंटीवायरल दवाएं नहीं हैं। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ होने वाला टीकाकरण करवाकर हेपेटाइटिस डी की रोकथाम की जा सकती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन विकसित होने पर ही व्यक्ति हेपेटाइटिस डी की चपेट में आता है।
और बात की जाए दोस्तों हेपेटाइटिस ई के इलाज की, तो वर्तमान में हेपेटाइटिस ई के इलाज के लिए कोई विशेष थेरेपी उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर ये अपने आप ही ठीक होता है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन होता है उनको अक्सर पर्याप्त आराम करना, खूब मात्रा में तरल पदार्थ पीना, पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त करना और शराब का सेवन बंद करना वगैरह जैसे सुझाव दिए जाते हैं। हालांकि अगर गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस ई हो गया है तो उनकी काफ़ी बारीकी से देखभाल की जाती है। और दोस्तों बात की जाए गैर संक्रामक कारणों से होने वाले हेपेटाइटिस के इलाज के बारे में, तो दोस्तों हेपेटाइटिस को पैदा करने वाले कारण का इलाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। शराब के कारण होने वाले हेपेटाइटिस का इलाज करने के लिए वे दवाएं दी जाती हैं जो लीवर की सूजन और जलन को कम करती है और लीवर के कार्यों में सुधार करती है। इलाज शुरू होने के बाद जब आप ठीक हो रहे होते हैं तो उस दौरान डॉक्टर कुछ विटामिन और अन्य पोषक तत्वों के सप्लीमेंट्स भी लिख सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हेपेटाइटिस से क्या क्या जटिलताएं या क्या अन्य परेशानियां हो सकती हैं। तो दोस्तों क्रॉनिक हेपेटाइटिस लगातार 20 सालों तक ऐसा कोई भी लक्षण या संकेत दिखाए बिना रह सकता है जो लीवर की क्षति का संकेत देते हैं, जैसे कि लिवर कैंसर या लिवर सिरोसिस वगैरह। ये लक्षण मरीज की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के कारण गुर्दे संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। संक्रमित वयस्कों में बच्चों के मुकाबले किडनी खराब होने के जोखिम अधिक होते हैं। और दोस्तों बात की जाए कुछ अन्य संभावित जटिलताओं के बारे में, तो उसमें है भोजन नली और पेट में रक्त वाहिकाओं का आकार बढ़ना जिसके कारण खून बहने लग सकता है। जलोदर होना यानी कि एसाइटिस, जिसमें कि पेट में द्रव बनना जिसके परिणाम स्वरूप पेट फूलने लगता है। एडिमा होना यानी कि इसमें पैर, टखने या टांग में द्रव बनने लग जाता है जिससे कि प्रभावित क्षेत्र में सूजन आने लगती है। साथ ही साथ तिल्ली बढ़ना और हेपेटिक एनसेफेलोपैथी होना यानी कि दिमाग में विषाक्त पदार्थ बनना जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक कार्य कम हो जाते हैं और कोमा भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।